अब की बार मैथ में 90 पार। यस, अब की बार मैथ में 90 पार। मैं प्रभाष है, आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय प्रभाष। हाँ बच्चों, 12th क्लास के लिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूं, प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर को धोखेबाज चैप्टर भी बोलते हैं, बहुत धोखेबाज है। इसीलिए कि 8 9 क्लास से स्टार्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी। 8 में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी आपने पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी नोन है, तो बच्चे उतने ध्यान देते नहीं है। बट कंप्लीटली डिफरेंट है इन सभी से 12th का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वही है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिया था कि बेटा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी, चाहे वो कहीं से भी आंसर लेके आए, कैसे कितने लेवल का भी प्रोबेबिलिटी हो, आंसर उसका कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकता और लेस देन 0 नहीं हो सकता। दैट मींस दे मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1, between 0 and 1 included. It may be 0 and it may be 1, but never more than 1, not less than 0. ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अच्छा, दूसरी बात है कि बेटा प्रोबेबिलिटी अगर आप 12th का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, ये 8 नंबर के टॉपिक हैं आपके लिए, 8 मार्क्स। तो आज हम लोग गारंटी करेंगे 8 नंबर कि यहाँ कहीं से नहीं जाए, ये अपने हाथ में होने चाहिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा कि आपके दो टॉपिक जो है इसके, है ना, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और बर्नौली स्टाइल्स था, तो दोनों ही गायब हो चुके हैं। लास्ट के दो टॉपिक, दो एक्सरसाइज आपके हट चुके, जो आपके 33% सिलेबस रिड्यूस हुआ। तो 12th वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बट साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके लिए बेटा कंपटीशन में जो टॉपिक आपका हटा है वहां से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं होता कंपटीशन में, बहुत रेयरली ही होते हैं। ओके, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना या बर्नौली स्टाइल्स का क्वेश्चन वो ज्यादातर रहता है, तो उसके भी मैं वीडियोस बना के दूंगा। इसके बाद का वीडियोस होगा वो, है ना, वो कंपटीशन में आपके जेईई मेंस में काम करेंगे, बहुत ज्यादा काम करेंगे जेईई मेंस में। ओके बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ 12th के सिलेबस पे फोकस करने जा रहे हैं। तो 12th वाले बच्चों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप पहले मतलब 9 10 11 का जो मैंने वीडियो डाल रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट का, उसे जरूर देखिए। जब तक आपको बेटा सैंपल पॉइंट लिखने नहीं आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ प्रोबेबिलिटी कभी समझ में नहीं आएगा आपका, 12th का भी प्रोबेबिलिटी आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जरूरी है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट मींस वही है हमारा, जैसे 3 बार कॉइन को टॉस करें तो क्या क्या हो सकता है ना। 2 बार मैंने बहुत सारे इसके दे रखा हूँ, 10th वाले में भी 9 10th वाले में ही मैंने पूरा का पूरा उसको क्या कर रखा है बेटा, इलाज कर रखा है, टॉपिक से ज्यादा कर रखा है। प्लीज एंड प्लीज आप 9 10th का वीडियो, एक ही वीडियो है 9 10th के लिए, है ना, और फिर इसके बाद एक 11th के लिए है प्रोबेबिलिटी का, वो दोनों जरूर देखिए, तो दोनों ही आपके काम आने हैं यहाँ पे। नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे बेटा कि आपके 12th में प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है। मैंने बोला कि 12th के बच्चों के लिए बहुत धोखेबाज टॉपिक है बेटा, बहुत ज्यादा ही धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि फिर से मैं बोलता हूँ कि आप सोचते हो कि बहुत इजी है इजी, बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसलिए आप ध्यान नहीं देते। जब आप ध्यान नहीं दोगे किसी चीज पे तो वही आपको धोखा देगा पेपर में। ओके, तो वी कंटिन्यू है नाउ। जो पहला टॉपिक है आपका 12th में प्रोबेबिलिटी का, उसका नाम है कंडीशनल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम ही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वेल नो अबाउट दैट, क्या है, कंडीशन लगा दिया, शर्त लगा दिया। ये होने के लिए भी कोई तो प्रोबेबिलिटी खुद ही शर्त है ना, और उसके लिए भी कुछ और भी होना या ना होना, प्री कंडीशन है कि इसके बाद आपके क्या होंगे वो बताओ। आई बात समझ में, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। बहुत अच्छा, तो जैसे मैंने बोला इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सब्जेक्ट टू एफ, इसका क्या मतलब है, क्या पढ़ेंगे हम, इसके रीड क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सब्जेक्ट टू एफ, ई सब्जेक्ट टू एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सब्जेक्ट टू एफ, ई सब्जेक्ट टू एफ, इसी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ये होता क्या है, ई सब्जेक्ट टू एफ इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमें ई की निकालनी है, एफ ऑलरेडी हैपन है, जबकि एफ हो चुका है, तब हमें उनमें से ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दिस इज नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और तब हम क्या बोलेंगे, इसका फार्मूला क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। वेरी गुड। अब जैसे ये क्या है, कंडीशन क्या लगा है, सब्जेक्टिव का क्या मतलब, ओके ओके, तो कैसे करें हम, मुझे जैसा बताना बेटा। तो हमने बोला कि लेट टू डाइस आर थ्रोन, या टॉस लिख लो, लेट टू डाइस आर टॉस, ठीक है। फाइंड द probability of sum of number appear is 5 given at least one die show, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 5 given at least one die show, एक डाई जो है वह शो कर रहा है आपका कुछ भी मान लेते हैं 3, ठीक है। ये ई और एफ जो है वह एक ही सैंपल पॉइंट का इवेंट होना चाहिए, अलग अलग सैंपल पॉइंट का नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब एक बार जो आपने एक्सपेरिमेंट करा उसी में से ई भी आना है और उसी में से एफ भी आना है। तो सबसे पहले तो आपने 2 डाइस को फेंका, तो आप सैंपल पॉइंट एस लिखो, क्या क्या होता है, क्या बताना बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। अगर ऐसा है, इसी तरह से 2 1 से लेके कहां तक होता है बताना बेटा, 2 6 तक। मैंने ये वीडियो बना के दे भी रखा आप लोगों को, 3 से लेके 3 6 तक एंड सो ऑन, 6 1 से लेके 6 6 तक, ये सारे सिंपल पॉइंट। अब हमें प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है उसे ई बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सम ऑफ नंबर एपियर इज 5, ई जो है वो सम ऑफ नंबर इज 5। क्या क्या होगा जरा बताना बेटा, यस 1 4 होगा, 4 1 होगा, 2 3 होगा, 3 2 होगा, बस, और कोई सा भी 5 नहीं आ रहा है। और एफ जो है वह बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 डाई शो 3, एटलीस्ट 1 डाई शो 3, या तो 2 3 है या 3 2 है, यही दो इवेंट्स हैं, ओके। ये ई आ गया, एफ आ गया, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, यस यही दोनों आएंगे, एफ के बराबर ही होगा, दैट मींस 2 3 एंड 3 2 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सब्जेक्ट टू एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू, क्या हो गया ना बताना बेटा, यस 2 3 और 3 2 है, तो कितने हो जाएंगे हमारे इंटरसेक्शन में, तो वही आ गया हमारा 2 अपॉन, और टोटल तो 36 है, अपॉन में एफ, एफ भी आपका 2 ही है बेटा, 2 अपॉन 36, योर आंसर विल बी, कितना हो गया हमारा 1 आ गया आंसर। आई होप दैट बेटा आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ओके ओके। ना बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये कंडीशन था हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, ओके, जिसमें पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है प्रॉपर्टी, और इसमें फर्स्ट में बोला इसने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट टू एफ अगर हम निकालें इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सब्जेक्ट टू एफ, और इन दोनों वैल्यू होगी, क्यों होगी, याद कीजिए बेटा, एफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एफ होगा हमारा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया हमारा। प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन एफ पूरा सैंपल पॉइंट है और उसी में से कोई इवेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये एफ के बराबर ही होगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। अब हमें बताने थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सब्जेक्ट टू एफ निकालना था आपको यहाँ पे। तो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही हो गया अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तो बहुत हलवा था, आसानी से समझ में आ गया आपको। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, एफ सैंपल पॉइंट है और एफ उन्हीं में से कोई इवेंट है, इसका मतलब एस इंटरसेक्शन एफ के बराबर ही होगा, इसी में से कोई ना कोई आया। देयरफॉर अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सब्जेक्ट टू एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और फिर से वही बात हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हां बेटा इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, इस इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू जो भी मैंने दिखाया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी कितने हो गए हमारे 1। ये पहला प्रॉपर्टी आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ना। इसमें कुछ दम नहीं था और इस पर बेसिक कोई ज्यादा सवाल भी नहीं है, बट ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और इस पे बहुत सारे सवाल होंगे और ये 11th क्लास का फार्मूला है। सेकंड प्रॉपर्टी जो क्या था 11th क्लास का फार्मूला याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मैंने बताया था बेटा आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोला अगर इसी में आप कंडीशनल लगाओ, दैट मींस इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सब्जेक्ट टू एफ, it will be probability of A subject to F plus probability of B subject to F minus probability of A intersection B subject to F. Okay, probability of A union B subject to F is equal to probability of A subject to F plus probability of B subject to F minus probability of A intersection B subject to F. ऊपर वाले ही फॉर्मूला को कंटिन्यू करें भाई, जब सब्जेक्ट लगाया तो सब सब्जेक्ट लगा दिया। हाउ इसी को हम लोग को देखना है, हालांकि आपको हाउ से ज्यादा लेना देना है नहीं, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से क्या करो बेटा याद। बट मैं बोलता हूं कि अगर आपको मैथ में अच्छे करने हैं तो फॉर्मूले कहां से आते हैं कैसे बनते हैं इस पर मैं आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, इसी को हम कंसेप्ट कहते हैं। और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपके सवाल बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर अब की बार 90 पार करने हैं आपको तो बेटा बेसिक कांसेप्ट को तो अच्छा से देखना होगा। और मैं इसीलिए आया हूं कि बेसिक कांसेप्ट, ऐसे टीचर बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बताते हैं और अच्छे से कराते हैं बट बेसिक कांसेप्ट पर कोई ध्यान देते नहीं है। मैं आपको बेसिक कांसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सब्जेक्ट टू एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट टू एफ प्लस बी सब्जेक्ट टू एफ। कहां से आया ये फार्मूला, ये हमें देखना। ठीक है, हम देखते हैं। अभी सबसे पहले तो हमने क्या करा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सब्जेक्ट टू एफ, हमारे लिए ये पूरा ऊपर वाला एक्स है, सब्जेक्ट टू एफ इक्वल टू क्या होता था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ ये होता है ना, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कुछ नहीं करा, ये पूरा हमारे लिए एक्स है, ई है, ई तो ई सब्जेक्ट टू एफ बराबर क्या था, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में। अब सेट थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, क्या था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम इसे बोल सकते थे ए इंटरसेक्शन एफ, ठीक, यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, बी इंटरसेक्शन ओके अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने कुछ नहीं करा, ये पूरा हमारा था, ये पूरा हमारा था ए यूनियन बी। तो हमने ए के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ये डिमॉर्गन्स में कि ए हम इंटरसेक्शन एफ कर सकते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है, अब हमारे लिए ये एक्स है और ये वाई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई, अब आप ही बोल लो क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता ए, हमने इसे एक्स बोला है और इसे क्या बोला है वाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता यानी ए इंटरसेक्शन एफ हो गया, इसे एक्स बोल रखे हैं आप समझने के लिए, मैं एक्स
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ हो गया, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटर प्लस नहीं सॉरी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो बेटा, हाँ इंटरसेक्शन एफ, दैट मींस ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ओके ठीक है। अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो था ही पहले से ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके वेरी गुड वेरी गुड है। तो क्या हो गया बताना बेटा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। आप इसे बोल सकते थे, अब इस एक्स वाई की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला था, समझ में आ गया है आपको। अब इसे हम बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे जरा बताना बेटा, हाँ वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट टू एफ, वेरी गुड, प्लस इसे क्या बोल सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सब्जेक्ट टू एफ माइनस इसे आप क्या बोलोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्जेक्ट टू एफ। फार्मूला वही आ गया जो आपने प्रूव करा था, ओके।